अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, हुकूमत मुआशी पॉलिसियों में तसलसल लाने के लिए कहां तक कामयाब हुई, इकॉनमी में बेहतरी लाने के लिए क्या इकदाम किए गए, फिनांस एक्ट 2020 और 21 में क्या तब्दीलियाँ लाई गई, रिफंड्स के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए, और FTO का अदारा कितना फ़ाल है, क्या वाकई टैक्स दहंदगान को वहाँ से रिलीफ मिल रहा है या नहीं। इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशिक अली राना साहब, आप नायब सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। उनके साथ मौजूद हैं मैडम नीलम इरशाद साहिबा, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इस वक्त लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं नईम खान साहब, आप माहिर टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हैं। नईम खान साहब अस्सलाम वालेकुम, अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नईम खान साहब, ये बताइएगा कि फिनांस एक्ट 2020 और 21 में सेल टैक्स में क्या क्या तब्दीलियाँ लाई गई हैं। वालेकुम सलाम अयूबी साहब, बहुत मेहरबानी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बजट में जो अमेंडमेंट्स की हैं, स्पेशली सेल्स टैक्स में, वो बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स की हैं। चूँकि जो कोरोना कोविड की वजह से मामला चल रहे थे बिजनेस कम्युनिटी के साथ, वो काफ़ी प्रॉब्लम वाले थे, तो उन्होंने इस दफ़ा सेल टैक्स में कोई चेंजेस वगैरह इतनी खास नहीं की। हाँ, अलबत्ता ये कोशिश की है कि जो डॉक्यूमेंटेशन उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, और काफ़ी सारी जगहों पर कुछ एम्बिग्विटीज़ थी, वजाहत की ज़रूरत थी, वो उन्होंने कर दी हैं। सबसे पहले जो चेंज की वो वैल्यू सप्लाई में की है। वैल्यू सप्लाई बहुत सारे सेक्टर्स में ज़रूरत थी, और उसमें एक जो कॉमन सेक्टर था वो व्हीकल्स की सेल परचेज का था, इस तरह यूज्ड व्हीकल्स को। तो उन्होंने अब वहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि अगर आप कोई यूज्ड व्हीकल को सेल करेंगे तो जो सेल और परचेज के दरमियान का डिफरेंस होगा, आप उसके ऊपर सेल्स टैक्स पे करेंगे। पहले ये कन्फ्यूजन थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़े उन्होंने बजट में ये काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। दूसरा, जो इंडस्ट्री स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे डिफरेंट सेक्टर्स में, कि जब आप मैन्युफैक्चर करते हो वहाँ पे वेस्टेज के एलिमेंट को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस दफ़ा बजट में इन्होंने ये एक सेटअप लेके आ रहे हैं कि जो डिफरेंट कमोडिटीज़ है उनकी जो वेस्टेज का एलिमेंट है उसको डिफाइन किया जाएगा। और इसमें मेरी मेरी अपनी समझ के मुताबिक, या जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि हो सकता है कि जो एक डिपार्टमेंट है IOCO, इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी हेल्प ली जाएगी, और ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। एक इन्होंने इस दफ़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की है वो मैं समझता हूँ सेल टैक्स रिटर्न में की है। और सेकंड, इन्होंने इस दफ़ा जो ग्वादर पोर्ट्स हैं उसको इन्होंने काफ़ी फैसिलिटेट किया है। वहाँ पे इन्होंने काफ़ी एरियाज़ को टैक्स फ्री कर दिया है। वहाँ पे जो मशीनरी वगैरह के ऊपर इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस को, ड्यूटीज़ को ज़ीरो भी कर दिया है। तो इसमें इंशाल्लाह ताला हमें लग रहा है कि इस बजट में जो टैक्स पेयर है उसको भी सहूलत दी गई है। साथ थोड़ी बहुत ही ज़ाहिर है जब आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएंगे थोड़ा प्रेशर भी आएगा, लेकिन इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला एंड कंज्यूमर को प्राइसेस, मुनासिब प्राइस पे चीज़ें मिलेंगी। इन्होंने ऑनलाइन POS मशीन्स की इंस्टॉलेशन की इनकरेज की है, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर को सस्ती चीज़ें मिलेंगी और रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा बजट में बड़ी कम चेंजेस की हैं, लेकिन बड़ी मुनासिब किस्म की चेंजेस की हैं, जिसमें टैक्स पेयर के लिए प्लस डिपार्टमेंट दोनों के लिए एक बेहतर इकदाम किए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला ये जो साल होगा, इस सारी वबा के साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन भी होगा, इंशाल्लाह ताला हमारे बिजनेस भी बढ़ेंगे। सोशल डिस्टेंस को रखते हुए इंशाल्लाह ताला हम अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखेंगे। अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया नईम साहब जी। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मामून निसार साहब, आप एडवोकेट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। मामून निसार साहब अस्सलाम वालेकुम, अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब से मेरा ये सवाल है कि FTO का इदारा कितना फ़ाल है, क्या टैक्स दहंदगान को वहाँ से रिलीफ मिल रहा है, क्या टैक्स दहंदगान वहाँ से खुश हैं, उन्हें फौरी इंसाफ और जो रिफंड है वो मिल रहे हैं या नहीं, इस पर बताइएगा। तो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा फुकदान है FBR में जो नज़र आ रहा है, जो पिछले साल सवा साल से शब्बर जैदी साहब के टाइम से इस वक्त कन्फ्यूजन है। ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी जगह पे काम नहीं कर रहे, और जब हैं भी, जब काम कर भी रहे होते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ओवरलुक कर दी जाती हैं असेसिंग ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए, जिन पे फोकस होना चाहिए, वो नहीं होता। ऑर्डर्स जो पास होते हैं वो बिल्कुल भी इन दी एम्बिट ऑफ लॉ नहीं हो रहे होते, और बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम फॉरवर्ड करते हैं, या बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट हैं जो FBR को देते हैं जो वो बिल्कुल ओवरलुक कर जाती हैं। तो बजाय कि इस हाई कोर्ट की लिटिगेशन बढ़ाई जाए,
یا ڈائریکشن لی جائے. ایف ٹی او ایک بہت ہی فعال اور بہت ہی بہتر فورم ہے, اور سکھیرا صاحب کی زیر نگرانی جو اس وقت کرنٹ ایف ٹی او ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر پرفارم کر رہا ہے. ایف ٹی او ایک اچھی اس کی پرفارمنس چل رہی ہے. کرنٹ سینیریو کو دیکھتے ہوئے ایف ٹی او ایک بہت فعال ادارہ ہے, میں سمجھتا ہوں اور فعال ہو سکتا ہے. یہ اپنی ان پاورز کو استعمال کریں اور ڈائریکٹ کریں, ان کو بتائیں ایف بی آر آفیسرز کو کہ آپ جہاں پر یہ چیزیں استعمال جہاں پر یہ پاورز استعمال نہیں کر رہے وہ پاورز آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آرڈر ایف ٹی او کا آرڈر ریکمنڈیشن پاس ہوتی ہے, اس ریکمنڈیشن کی کمپلائنس ود ان 45 days آفیسر نے کمپلائی کرنا ہے. تو اس کمپلائنس کے لیے بھی دیکھا یہ جا رہا ہے فیلڈ کے اندر پریکٹیکلی کہ اس کمپلائنس تک انتظار کیا جاتا ہے کہ جی 45 days پورے ہوں گے تو پھر ہم کمپلائی کریں گے, اس سے پہلے کمپلائی نہیں کریں گے. تو اس کے اندر بھی میری ہمبل سبمیشن ہوگی کہ جی کائنڈلی اس کو بھی ریویو کیا جائے. یہ اس بات کا انتظار نہ کیا جائے کہ ریکمنڈیشن کی امپلیمنٹیشن جب تک نہیں 45 days پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے. لہٰذا لبے لباب میرا پرسنل خیال ہے یہ ہے اس سینیریو میں رہتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ ایف ٹی او جو ہے وہ فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین وفاقی محتسب ٹیکس ایک فعال ادارہ ہے, اس ٹائم پہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ہماری بار ایسوسیشنز اس کو جا کے ایڈوائزر صاحب سے ملتی بھی ہیں, ایڈوائزر سے اور ایف ٹی او صاحب سے ملتی ہیں, ریگولر میٹنگز کنڈکٹ ہوتی ہیں اور گریونسز شیئر ہوتے ہیں ٹیکس پیئرس کے اور کنسلٹنٹس کے. تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیکشن 16 اور سیکشن 17 پہ بھی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تاکہ ایک جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈ رہے اور ایک گرپ رہے ایف ٹی او کی کہ کوئی جو ہے آؤٹ آف دی لائن جو ہے اتھارٹی وہ ایکٹ نہ کرے. جی مامون سار صاحب آپ کا بہت شکریہ. عاشق علی رانا صاحب, فنانس بل یہ ایکٹ پاس ہوا ہے, فنانس بل میں یہ بھی بتا دیں بل میں اور ایکٹ میں کیا فرق ہے, اور جو یہ ایکٹ پاس ہوا ہے اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کیا کیا ترمیم آئی ہے؟ بہت شکریہ تجوب صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو آپ کا کوشچن یہ ہے کہ فنانس بل اور ایکٹ میں کیا فرق ہے. جی جی, جب دیکھیں جب کوئی ایسا لا بنانے لگتے ہیں تو اس کا پہلے بل اسمبلی میں پیش کرتے ہیں. جی جی, اسمبلی کے فلور سے جب میجورٹی آف جو ممبرز ہیں اگر وہ کسی بل کو پاس کر دیں, اس کی حق میں ایک ووٹ دے دیں تو ایک ایکٹ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. جی, وہ ایک قانون کی شکل اختیار کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو فنانس بل تھا 2020 وہ اب ایکٹ بن چکا ہوا ہے. اب وہ چونکہ ایک ایکٹ بن چکا ہے ہم اس کو کہیں گے فنانس ایکٹ 2020. بل تھا جو پیش ہوا تھا وہی پاس ہوا ہے, وہی ایکٹ جی وہی ہوا ہے, اس میں کوئی خاص میجر ترمیم نہیں ہوئی. جو بل پاس کیا گیا, جو بل بنایا گیا اسی کو ہی پاس کروایا گیا. ٹھیک ہے. اگر اس میں دیکھیں امینڈمنٹس ایس آر اوز وغیرہ آتے رہتے ہیں, ایس آر جو ہوتے ہیں وہ ایک لیگل کی اس میں امینڈمنٹس ایڈ ہوتی رہتی ہیں. اسٹیچوری ریگولیٹری آرڈر ہوتے ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم آتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی امینڈمنٹ اس میں ہوگی تو وہ ایس آر او کے ذریعے اس میں نئی ترمیم کوئی آ جائیں گی. یعنی کہ جو یہ ہمارا اب جو ایکٹ بنا ہے یہ وہی ہے جو بل پیش کیا تھا وہی پاس ہوا. جی ازوجوبی صاحب, یہ ہوتا ہے یہ کہ ایک انوملی کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس کمیٹی میں جو ممبران ہیں اور جو چیئر پرسن جو ایف بی آر تھی میڈم نشین امجد جو اب سسپینڈ ہو گئی ہیں, ان کو نکال دیا گیا, سمجھ نہیں ہے اس کی کوئی ریزن نہیں کوئی بنی کہ کیا کیسے. جی آگے دیکھتے ہیں. ہم نے ان کو اپنی سجیشنز ریٹرن لکھ کے بار کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی کہ یہ امینڈمنٹس ہیں جو ہم نے کرنا ضروری ہیں ایز اے ٹیکس پریکٹیشنرز, ٹیکس پیئرس کے جو بینیفٹ میں جائیں جس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑھے. وہ امینڈمنٹس ہم نے ان کو ریٹرن فارم میں دی ہوئی ہیں. پاکستان ٹیکس بار اور لاہور ٹیکس بار کی جوائنٹلی ایفرٹس. پوسٹ بجٹ سیمینار آپ کا جو ہوا تھا, ویبینار ہوا تھا, اس میں جو آپ کی جی اس میں میڈم واز انوائٹیڈ. اس میں میڈم کے ساتھ ہی ڈسکس کیا گیا تھا جو ہماری پرابلمس تھیں. انہوں نے ہم سے پرومس کیا تھا کہ یہ آپ کی جینوئن پرابلمس ہیں, اب ہمیں ریٹرن لکھ کے دے دیں, ہم اس کو امپروو کر دیں گے. تو آئی ہوپ جو نئے چیئرمین ایف بی آر آئے ہیں جاوید گوری صاحب, تو ممکن ہے کہ وہ ہماری جو آلریڈی وہاں پینڈنگ پڑی ہوئی سجیشنس ان کو امپروو کریں گے تاکہ جو ہے ٹیکس پیئرس کے لیے پرابلم نہ بنے. اسد عمر صاحب کو لایا گیا, حماد اظہر صاحب آئے, ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب آئے. اسی طرح ایف بی آر میں کئی چیئرمین تبدیل کیے گئے, جیسے شفر زیدی صاحب کو لایا گیا تاکہ ایف بی آر میں بہتری آ سکے, نظام کو بہتری آ سکے, لیکن وہ بھی ناکام ہوئے. اس کے بعد میڈم آ گئی, اس کے بعد ابھی گوری صاحب آ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو معاشی جو پالیسی ہیں ان میں جو تسلسل اس طرح برقرار رہ سکتا ہے کہ 2 سال کے اندر اتنے چینجنگ ہو جانا, فنانس منسٹر چینج ہوئے اور اس کے بعد چیئرمین ایف بی آر تقریباً 5 چیئرمین ایف بی آر چینج ہو چکے ہیں.
تو اس سے ایک سسٹینٹی حکومت کی قائم نہیں رہتی. اس سے جو ہمارے جو انویسٹرز ہیں، فارن انویسٹرز ہیں، وہ ان پہ ایک تشویش کی لہر دوڑتی ہے. حکومت کے ساتھ ساتھ وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کمزور نہیں ہوتا. دیکھیں جب آپ ڈپارٹمنٹ کے اندر بندہ کسٹمز اٹھا کر لگا دیں گے یا کسی ایسے بندے کو لا کر جس کا FBR میں ایک ہسٹری نہیں ہے جاب کی، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کیو میں لگے ہوئے آفیسرز 22ویں گریڈ کے ان کو چیئرمین FBR کی پوسٹ پہ دیا جائے. لیکن جب ایسے بندہ باہر سے آ جائے تو نیچے جیسے آپ کا سوال ہے کہ ان میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی، تشویش تو نہیں ہوگی، تو ایسی پرابلم فطری طور پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ اس میں میچور ڈیسیجن لیں اور اس طرح کے معاملات میں بار بار چینجنگ نہ کریں. یہ بڑا سینسٹیو پوسٹ ہوتی ہیں اس طرح کی. جس طرح ہم 4 سیمسٹر میں جس طرح FBR 3 ماہ کے میں وہ ٹارگیٹ پورے کرتے ہیں، جو ٹارگیٹ آفیسر دیے جاتے ہیں 3 ماہ میں آپ نے اتنا پورا کرنا ہے. جو ٹارگیٹ ہے اگر جو اوپر چیئرمین کوئی بھی آتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی لگاتا ہے، جب وہ 3 ماہ بعد رزلٹ لینے کا جب وقت ہوتا ہے تو اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس سے حکومت کا بھی نقصان ہے اور ادارے کا بھی نقصان ہے. اس کا کیا وہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جو چینجنگ کی جاتی ہے اس سے ایک دفعہ ادارے کا نام بدنام ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ چیئرپرسن کا نام جب آپ یہ ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک جب چینج ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا کیا ریزن ہے واٹس ایور کہ کیوں اس کو برطرف کیا گیا. اس میں پاکستان بار کونسل نے بھی اس میں تشویش کا اظہار کیا آج ان کا موقف آیا ہوا تھا. ہاں کہ ان کے جسٹس فائز کا عیسیٰ کے کیس کی وجہ سے چینج ہوا ہے، کیا وجہ ہوئی. تو اس طرح کے معاملات میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس طرح میڈم میں نے جو ہمارے پاس ذرائع ہیں جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ شہزاد اکبر صاحب وہاں FBR میں گئے، چیئرپرسن سے ملے، ان کی بات نہیں مانی گئی، کچھ نہیں ہوا، تو میں نے تو چیئرمین کو تبدیل کر دیا گیا. کہ اس سے کوئی بہتری کی توقع کی جا سکتی؟ دیکھیں ایک ڈپارٹمنٹ ہے، جی وہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں کوئی بھی آئے نا وہ اپنے اگر ایلیجبل ہے، جاب اپنی پرفیکٹ طریقے سے کر رہا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. جاب کا تو کوئی مسئلہ ہی تو نہیں تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جیسے انہوں نے کہا جی نیچے سے اوپر آنا چاہیے، ٹھیک ہے صحیح کہا، پر یہ کہ ایک پھر سے میں بول رہی ہوں کہ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے لیے اوور آل فارمیٹ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، بندہ کوئی بھی آئے چینج کوئی بھی کر دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اچھے لوگ کام کر رہے ہوں، بہتری کی طرف جا رہے ہوں، حکومت کا ساتھ دیں. اگر کوئی ایسا گڑبڑ کرنے کی سٹیج آتی ہے تو نیچرلی پہ چینج کرنا پڑتا ہے. اور عمران خان وہ شخصیت ہیں کہ جو اچھے لوگوں کو آگے لاتے ہیں، اور بھلے منسٹرز بھی ہوں، آپ کو معلوم ہے KPKP جب پہلے ہماری حکومت بہتری کے لیے لا رہے ہیں شبر زیدی صاحب کو اس میں ڈپارٹمنٹ میں FBR میں بہتری لانے کے لیے لایا گیا، لیکن پورے جو FBR کا ادارہ ہے انہوں نے 7 ماہ میں 8 ماہ میں ان کو قبول ہی نہیں کیا. وہ کس طرح بہتری ممکن کس طرح ہوگی؟ اچھے کو بلائیں گے پھر بہتری تو نہیں آئے گی. قبول کرنے کی بات وہ آپ کو میں نے کہا جو فارمیٹ ہے اس کو فالو کریں، جو ریگولیشن بنی ہوئی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی اس کو فالو کی جائے، اس پہ کام کیا جائے تو کوئی بھی آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اب جیسے پوری پاکستان میں اگر پاکستان کا CM PM اگر گورنر کوئی پریزیڈنٹ وہ جو آئے ہیں اگر ان کے ساتھ مل کے چلنے والے لوگ جو آئے ہی اسی لیے کہ پاکستان کو بچایا جا سکے، آئے اسی لیے ہیں کہ کرپشن ختم کی جائے. تو اگر میں نہ بولے یہ نہیں کہتی کہ 5 جو چینج ہوئے وہ ایسے تھے، پر میں بھی ان میں کوئی انہوں نے ان کی کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا کوئی غلطی تھی یا اسے بہتر بندہ لانا چاہ رہے تھے. اب جیسے اسد عمر کو نکالا نہیں کہا، ان کو مطلب ہٹایا گیا تھوڑی دیر کے لیے، پر ان کو لائے بہتر پوزیشن پہ، تو ان کو نکالا تو نہیں گیا تھا، وہ اچھے تھے تو ان کو اور اچھی پوسٹ پہ لگایا گیا. اب اگر چینجز آ رہی ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو یہ رہا ہے جو دیکھنے میں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے جو بندے ہیں ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں ان کی کوئی بات سن لیتا تو پہلے ان کو نہیں سنتا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی اگر کوئی بات ہے تو اس کو آپ کی حکومت ہائی لائٹ کیا جائے، عمران خان خود اس کو دیکھیں گے، اور آپ یہ مجھے لکھا ہوا بھی دے دیں نا تو میں فارورڈ کرتی ہوں. اور ابھی میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے اور وہ غلطی صحیح مطلب کام نہیں ہو رہا تو نیچرلی اس کو چینج کیا جائے گا. اور اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں ان سے بہتر کوئی ہیں، جیسے میں نے بولا اسد عمر، ان سے بہتر پوسٹ پہ لایا گیا تو اس میں چینجز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر جی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، بالکل نہیں لگایا. باوجود آج تک اپوزیشن بھی نالا ہے
عوام بھی نہ لے, تاجر برادری بھی نہ لے, وہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا اعتماد ختم ہو گیا حکومت کا, کہ یا جان بوجھ کے حکومت نے جو احتساب کے نظام کا جو خوف ہے جی بالکل وہ پیدا کر دیا ہے, جس کی وجہ سے لوگ آگے نہیں آنا چاہتے؟ آپ دیکھیں ہمارے شاپ کیپرز اگر ٹیکس دیں جیسے 50,000 ابو بولا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹیکس ہی تو نہیں دینا جس کی وجہ سے رفڑ پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ ٹیکس دینے والے سسٹم کو فالو کریں, اور میں اب یہ اس میں بالکل بالکل کروانا چاہیے, کروا رہے ہیں. ابھی سب کی کتھا کھل رہا ہے. ابھی تو بلکہ لائرس کا بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ ان کی ڈگریز بھی چیک کی جائیں کہ ان کی اصلی ہے کہ نہیں اصلی. اچھا میم, کیونکہ ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کوئی بہت قریبی تعلق ہے, 2 سال 2.5 سال ہو گئے اب. جی وہی تو آپ اپنے دل سے کہہ سکتے ہیں جو کوئی معاشی پالیسی آج تک آئی ہے حکومت کی, آپ کو لگ رہا ہے کوئی معاشی پالیسی نظر آ رہی ہے کہ واقعی کوئی اسی پالیسی پہ چل کے ہم کو بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں. ٹھیک ہے, چھوٹا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی میڈم, جی آپ کیا کہہ رہے تھے کہ 2 سال میں ہمارے, آپ اپنے دل سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی معاشی پالیسی ایسی ہو جس کو باقی کو عوام اب تک قبول کر پائی اور عوام خوش ہوئی ہے, باقی حکومتی جو پالیسی تھی یہ بہتر تھی؟ معاشرتی پالیسی ہماری جو ہے اس سے 2 سال میں اتنے فرق پڑا ہے کہ ہم ٹیکس کی بڑھ گئے ہیں. ٹیکس کلیکشن ہماری زیادہ ہو گئی ہے, ایکسپورٹ زیادہ ہو گئی ہے. لوکل جو ہمارے جو گراس روٹ سے سٹارٹ کروں, ہمارے جو لیبرز ہیں ان کو, یہ تو اللہ کی طرف سے آیا نا کورونا, یہ عمران خان کی طرف سے تو نہیں آیا نا, انہوں نے تو نہیں کیا. تو اگر پیٹرول بھی نیچے گیا تو ہم لوگوں نے اونچا گیا تھا, اوپر گیا تو ہم نے کتنے پرسنٹیج ہم نے کم ہی رکھا دنیا سے. تو اس میں آپ ایڈ کریں کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم کام جو کر رہے ہیں, چینجز لا کے آدمی چینج اپنے وہ جو جاب پہ جو ڈپیوٹیڈ ہیں ان کو چینج کر کے, تو اوور آل ساری معاشی پالیسی ہمارے بہت بہتری آئی ہے اور مزید آئے گی. صرف کورونا کی وجہ سے ورلڈ وائڈ ایسے ہے. اسی کا نتیجہ ہے, کبھی آٹے کا سکینڈل آ گیا, کبھی چینی کا سکینڈل آ گیا, کبھی شوگر کا سکینڈل آ گیا. چینی 70 کی اب کر دیں گے, تسلسل ہے, اسی لیے محل یہ آتی ہیں. آپ دیکھ لینا عمران خان کے کلوز ترین لوگ, تو وہ تو نہیں. ہاں میڈم, وہ اگر وہ بنتی ہے, آج حق تک کی طرف رزلٹ تو کو ملا نہیں کسی کا بھی. آپ کو جو احتسابی نظام تھا, آپ بتائیں 2-2.5 سال میں کسی سے 1 روپیہ ریکور کیا ہے آپ کی نیب نے یا آپ کی حکومت نے کروایا ہو بھی؟ کوشش تو کر رہے ہیں نا. ہم تو سوچ رہے تھے کہ 100 ڈیز میں ہم 100 دن میں ہم لے کے اور فوراً سارے قرضے واپس کر دیں گے. ایک نعرہ تھا, اس کو نہیں پورا کر سکے. دوسرا یہ کر لیتے ہم ٹیکس گزاروں کو اس طرف کوئی بہتری طرف لے آ جاتے, اس طرف بھی نہیں آیا. تو اس طرف بہتری آئے گی نا. اگر آپ ٹیکس دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کرے گا کہ آپ جو کما رہے ہیں اس میں آپ اپنا حق دے رہے ہیں. اور ٹیکس پیئر جو مانگتا ہے وہ اپنا وہ کہتا ہے جو میں اکانومی کو پیسہ دیتا ہوں مجھے بتائے تو صحیح وہ میرا کہاں خرچ ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ ان کی امانت ہے, میں امانت میں خیانت نہیں کروں. تو نہیں خیانت ہو رہی. آج تک وہ خیانت جو ٹیکس پیئر کا حقوق تھے وہ ان کو ملتے ہی نہیں ہے. ٹیکس پیئر کے حقوق ٹیکس دے رہا ہے, دوسرے کے ساتھ وہ نہیں دے رہا, وہ خوش ہے. جو دینے والے وہ پریشان. دیکھیں ہمارے پاکستان وی آر 3rd ورلڈ کنٹری. ٹیکس کے حقوق تو 70 سال سے جو دینے چاہیے تھے وہ نہیں دیے جا رہے. جیسے امریکہ میں آپ دیکھیں بچوں کو فری ایجوکیشن ملتی ہے, اولڈ ایج بینیفٹ ملتے ہیں, جو اگر جس کے پاس جاب نہیں ہو اس کو اسٹائپنڈ ملتا ہے. تو ہمارے عمران خان یہی تو چینجز لانا چاہ رہے ہیں. تو انہی چینجز کے ہرڈلز جو کریٹ کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے عمران خان کے کام کرنے میں ہماری پارٹی کے بندے نہیں ہیں. اب دیکھیں پاکستان کو اگر ان لوگوں نے پاکستان کا قرضہ لے کے, اب اورنج ٹرین کی حالات دیکھیں. اورنج ٹرین پہ 5 لاکھ روپے ڈیلی ہمارے پاس, 5 لاکھ ڈالرز ڈیلی ہمیں دینا ہے اس کا لون. تو یہ چیزیں اب ہمیں وراثت میں جو ملا ہے اس کو ہم کلیئر کر کے پھر ہی آگے جا سکتے ہیں نا. اور اس میں 5 سال میں جو وراثت میں ملا ہے مسائل وہ 5 سال میں آپ حکومت حل کر پائے گی انشاءاللہ تعالی. پاکستان کو جو بچانے آئے ہیں ان کو ٹائم دیں, ان کا ساتھ دیں. جی بالکل. عاشق صاحب, جس طرح میڈم نے کہا کہ یہ تو 5 سال لگیں گے, ابھی تو
विरासत में जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आप क्या समझते हैं, कोई ऐसी पॉलिसी है हुकूमत की जो हम कह सकते हैं 2 साल में 4 साल में हम कामयाब की तरफ गामजन हो जाएंगे? कि हुकूमती पॉलिसी जो मैं समझता हूँ हुकूमती नुमाइंदे ही बेहतर बता सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि पॉलिसीज़ ऐसी हों जिससे हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे, इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स आएँ। आपकी टैक्स पॉलिसी जितनी बनी है जी 2-2.5 साल में, जिस तरह आप बड़े बड़े स्टोरों को, रिटेलर को, दूसरों को लाने के लिए CNSE की शर्त रखी गई, ये जो भी पॉलिसी बनी है इन पे अमल दरामद कहाँ तक आप समझते हैं? देखिए जी, की तरफ है। अब सर CNSE की शर्त तो होनी चाहिए जी, आवाम को डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, टैक्स जो नेट है वो बढ़ना चाहिए। आशिक साहब आप टैक्स से रिलेटेड है, आप नायब सदर हैं लाहौर टैक्स बार के, जी जो CNSE की शर्त को नहीं मान रहे, पूरे पाकिस्तान जो ताजिर बरादरी उसको नहीं मान रही, 2.4% वो टैक्स देते हैं, जो 6.8% जो टैक्स देते हैं कारपोरेट सेक्टर, वो जो ना एहतजाज करते हैं ना अपना कारोबार को बंद करते हैं, उनको क्या रिलीफ है? फिर 2.6 जो दे रहे हैं उनके एहतजाज को सब देखिए जुबी साहब, जो लोग टैक्स रिटर्न नहीं दे रहे, जो टैक्स नेट में नहीं आ रहे, वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। यानी कि फाइलर के लिए अगर 1% है तो नॉन फाइलर के लिए 2% है। ठीक है, लोग 2% देना पसंद करते हैं फिर भी टैक्स नेट में नहीं आते। उसकी वजह ये है कि हमारी जो इनके अंदर एक फियर है, कानून पर अमल दरामद नहीं जी, FBI का एक फियर है, करप्शन का आंसर है, मसाइल है कहाँ पे? ये वो है जो विरासत में एक चीज़ चलती आई है। देखिए सारा मलबा इस हुकूमत में नहीं डाल सकते हम। ठीक है, एक चीज़ विरासत में चलती आई है, वो एक चीज़ परवान चढ़ती है, लेगेसी में हमें मिली है, टाइम लगेगा ना, उस पर टाइम लगेगा। लेकिन हमने ये कहना है कि हमारे ऑफिसर जो है FBR में दायरे में लोग बैठे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि लोगों को ऐसी आसान दोस्त पॉलिसी बनाएं जिसके अंदर लोग टैक्स नेट में आए। जी, और इस बजट में आप देखें कि कोई हुकूमत ने टैक्स नहीं लगाया नया। जी, ये वो वाहद बजट है जो टैक्स फ्री बजट है। ठीक है, और इस बजट को ये भी एक हिस्ट्री बनी है कि एक लेडी चेयरपर्सन थी, उन्होंने इस बजट को पास करवाया, इस बजट को बनाया उन्होंने, जो बदकिस्मती से अब नहीं रही। हम उनकी साइड नहीं ले रहे। आशिक साहब वैसे ये कह सकते हैं FBR की जो चेयरपर्सन हो या चेयरमैन हो, कोई भी हो, आज तक बजट FBR ने बनाया है। हम आज ये आप कहते हैं बजट में देखें हमने मालूमात है, वो तो हम जिसको बनाना चाहिए वो तो पार्लियामेंटेरियन जो कमेटी है उनके उसने कुछ को बनाना चाहिए इसमें, लेकिन आज तक ना FBR ने बनाया ना उस कमेटी ने बनाया। आज तक जो हमारे जो जिनसे हम कर्ज लेते हैं, IMF जो है, हमें IMF की शराइत माननी पड़ती है, जी, FATF की भी शराइत माननी पड़ती है, हम लोगों ने उन लोगों से कर्ज लिए होते हैं। तो इसलिए जो ये चीज़ें बनी हैं मुल्क की बेहतरी के लिए बनी है। जी, कानून तो बनते हैं बेहतरी के लिए, लेकिन कानून पे अमल दरामद तो हो ना, अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है ना, इम्प्लीमेंटेशन तो कोई हुकूमत नहीं चाहती। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना, कई एक्ट बने, कैसे आए उन पर आज तक आपने देखा अमल दरामद हुआ? हाँ, वो ऐसे जो एक्ट बने हैं वो भी गैर फाल हैं, उनको उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। इसी तरह हुकूमत का एक विंग बना हुआ है BTB, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, जी, वो भी डायरेक्टरेट बना दिया गया था, आज तक वो काम नहीं करा। तो हुकूमत को चाहिए कि इन मुलाजमीन से काम लें जिनको आप डबल सैलरी पे कर रहे हैं। अगर वो मुलाजमीन ऑफिस में बैठ के काम ही ना करें, ठीक है, अगर वो अपने प्राइवेट काम करेंगे तो इस तरफ हुकूमत को नजर मारना जरूरी है। ठीक है। अच्छा आशिक साहब, इसने जो बजट आप कहना कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन ADRC एक कमेटी बनाई गई, एग्रीगेट असेसमेंट की कमेटी बनाई गई, ये तो दो नई चीजें हैं, इनसे क्या फायदा होगा टैक्स पेयर? देखिए जी, जो ADRC कमेटी है ये आज से पहले भी कमेटीज ऐसी होती थी कि अगर जिन्होंने अपना कोई अपीलेंट जो आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ठीक है, अगर आपको कोई टैक्स लगा है तो अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपील दायर की हुई है, तो मैं अपील की बजाय इस कमेटी में अपना केस पुट करता हूँ और उस पर मुझे अगर कोई रिलीफ मिल जाता है तो इससे लिटिगेशन कम होगी। ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है जो हमने भी एक पॉइंट इसमें रेज किया हुआ है कि इस कमेटी को पार्शियल नहीं होना चाहिए, इसमें इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ताकि देखिए एक ऑफिसर जो टैक्स लगा रहा है वही इस कमेटी का रुकन होगा तो इसको कभी डिनाई नहीं करेगा, या उस RTO का चीफ कमिश्नर इस कमेटी में बैठा होगा तो इसका अमेंडमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये 122D की जो अमेंडमेंट की गई है इस बजट के अंदर, इसमें ADRC में ये होना है कि पार्शियल नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल हो, ऐसे लोग हो जो टैक्स लगाने में शामिल ना हो। एक बंदे के आगे टैक्स का टारगेट पड़ा हुआ है और उसी से आप कहते हैं ADRC में हेड भी वो करे, तो इससे आप जो है खैर की खबर नहीं रखेंगे। दूसरा आपका जो सवाल है जो अग्रीड असेसमेंट का, वो भी इसी तरह ही है कि अगर आपको कोई टैक्स लगता है और आप अपील में नहीं जाना चाहते, ऑफिसर के साथ बैठ के आप असेसमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, उस असेसमेंट में भी आपको ये होना होता है कि आप उस असेसमेंट को भी वो ऑफिसर्स मौजूद ना हो जिन्होंने उसमें असेसमेंट ऑलरेडी की हो।
ताकि टैक्स पेयर्स का इत्मीनान बहाल हो। उसमें भी जी उसमें भी एफबीआर का अफसर है, क्योंकि कमेटी एफबीआर की बनी है। वो इस कमेटी का क्या फायदा होगा? आप समझें, लोग तो वही आएंगे जो 10%, अगर जो ट्रिब्यूनल में जाते हैं 10% वो टैक्स अदा करेंगे, तो फिर क्यों जाएंगे ट्रिब्यूनल? देखिए जी, वो जो 10% की कंडीशन है उसके लिए हमने उनको रिकमेंडेशन दी है कि ये एक नया पनोरा बॉक्स खुल जाएगा लिटिगेशन का। ये पहले भी लगाया गया 2002 में, ये अमेंडमेंट के आप 15% जमा कराएं तो जज अपील में जाएं, या जो कंडीशनल स्टे देते हैं जी 15% जमा कराएं फिर आपको ये स्टे ऑर्डर होगा। तो आप इंडिपेंडेंट फर्स्ट अपील जो है उसका जब तक फैसला नहीं हो जाता, आप किसी पे ये नहीं कर सकते कि आप 10% जमा करवाएं। जी। इसका जो लॉ है, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। इसमें अमेंडमेंट ये की गई है कि अगर किसी बंदे की कमिश्नर अपील जो है वो फैसले को अपहेल्ड कर देता है, और अब आप सेकंड अपील में जाते हैं ट्रिब्यूनल के अंदर, अपने ट्रिब्यूनल के अंदर, तो वो टोटल डिमांड का 10% जमा कराएगा, फिर उसमें अपील का वो हक रखेगा। यानी एक बंदे का अगर 10 बिलियन का जो है वो अगर डिमांड निकली हुई है, वो जो डिमांड वाइड अब इनिशियो ही इलीगल है, जिसकी लोग लीगल स्टैंडर्ड कोई नहीं है, अब वो उस 10% का जमा कराए, फिर अपील में जाए, फिर अगर अपील में अगर वो उसके हक में फैसला होता है फिर रिफंड लेने के लिए बार बार इनके पैसे जाए। तो मैं समझता हूँ इस तरह की कदगन कंडीशन लगाना हुकूमत को चाहिए कि इस पे गौर करे, इस तरह की कंडीशन खत्म करे। जिससे जो अदारों को चाहिए कि इसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो डॉक्टर रफीक शेख साहब चीज़ों को समझते हैं, हमारा अजहर साहब जो है हमारे रेवेन्यू के जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो इन चीज़ों को समझते हैं, वो इन ऐसी कंडीशंस को खत्म करें जिससे लिटिगेशन का एक नया दरवाजा खुले। आशिक साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मैडम, ब्रेक से जाने से पहले आपकी तरफ एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। आप कहती हैं टैक्स दें, लोग हुकूमत का साथ दें, नेकी करें। ये इंसाफ की तकाज़ों की बात आती है, जहाँ इंसाफ नहीं होगा वहाँ कभी हम परवाह नहीं चढ़ सकते। टैक्स पेयर जो अपनी कमाई से, जायज़ कमाई से, हकलाल की कमाई से हुकूमत को टैक्स अदा करता है, लेकिन उसके लिए इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, यह आपने बताना है। अगर इंसाफ मिलना चाहिए, अगर उसके अफसर असेसमेंट उसके गलत वो टैक्स लगाता है, उसका हक है अपील में जाने का, अपील में उसका फैसला नहीं होता ट्रिब्यूनल में जाता है। असेसमेंट करने वाला अफसर एफबीआर का, टैक्स लगाने वाला, अपील का अफसर, अपील सुनने वाला एफबीआर का अफसर, ट्रिब्यूनल में एक एफबीआर का अफसर, एक जुडिशियल अफसर। फिर इंसाफ के तकाजे किस तरह पूरे हुए? हुकूमत किस तरह टैक्स नेट में लोगों को ला सकती है? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब देता हूँ। नाज़रीन, छोटा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी मैडम। जी, आप कह रहे हैं कि ज्यादती होती है टैक्स पेयर के साथ। टैक्स पेयर के साथ ज्यादती नहीं होती, वो इनोसेंट है, उसको हमें एक काउंसलिंग करके हमें एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि पिछली हुकूमत में नहीं बनी। अब हमाद असर ने कहा कि जी जब हमारा क्या नाम है बजट अनाउंस हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि कमेटी वो हम उसको ऊपर ला रहे हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे। अभी हमारी जो ADRC है इसमें सिर्फ और सिर्फ एफबीआर के सारे हमारे ऑफिसर्स हैं, वो ही फैसला करते हैं, वही पकाते हैं, वही खाते हैं, वही वाह वाह करते हैं। उनको चाहिए कि हमें चाहिए कि उसमें एक हम जुडिशरी का भी अपना टैक्स पेयर का भी 10 years एक्सपीरियंस का अपना कोई बार से डालें, हम चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी डालें, ताकि बिजनेसमैन, हमारे शॉपकीपर्स और चेंबर में जितने भी हमारे मसले आते हैं चाहे वो भी अपने मसले बताएं। फिर हमारे हैं मैंने जैसे बताया कि जब अपील करते हैं, लिटिगेशन में जाते हैं, तो फैसला करने वाले वही होते हैं। तो इस कमेटी का जो रोल होगा, अगर ये सब मिल जाए तो फिर तो जी बिल्कुल। तो हमारे ने ये बोला है, तो इंशाल्लाह इस पे काम होगा। अब जैसे आप कहते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एसी वाले कमरे में बैठ के फैसले कर रहे होते हैं, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम ग्रास रूट। तो इमरान खान तो ग्रास रूट से ही चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारा भी यही इरादा है कि हम नीचे से स्टार्ट करें, ग्रास रूट से हम प्रॉब्लम्स हल करें, अपने मसले हल करें। आपको छोटा सा एक मिसाल छोटी सी देता हूँ प्रोग्राम का, क्योंकि टाइम हमारा कम होता है। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, उसके जो रूल है वो ये है, टैक्स पेयर और हुकूमत पार्टनर है, और एफबीआर टैक्स कलेक्शन करने वाला है। एफबीआर का चीफ कमिश्नर अपने कमरे को ओपन रखेगा,
बिल्कुल टैक्स पेयर को देखे, उसको बिल्कुल इज्जत देखे। दे, उसको चाय पिलाए, बैठे। बिल्कुल। हमारा तो उसका अलमिया उल्ट हो रहा है। चीफ ये कमिश्नर होता है ना, बहुत ही नहीं सकता। Open door policy, 70 साल से ऐसे चला आ रहा है ना। ये अभी पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है, ओपन डोर पॉलिसी, लेकिन ठीक है। इसमें से ऐसा है नहीं। ऐसा होगा, अभी डोंट भी आप वरी, ऐसा किसी होगा। सत्रह गेट अफसर के पास जाएंगे तो बगैर आप वेट किए वो आपको अंदर नहीं बुलाता। सही कह रहे हैं, लेकिन जो हम जिस खुद बंदे ने फेस टैक्स करते पे हैं, करना हम है खुद एक्सपोर्ट करते हैं, और हमें मालूम उसके है। हालांकि बारे- हमारा एट सोर्स टैक्स कट जाता है, बट स्टिल जब दूसरे डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं तो मसले एक होते बंदा हैं। जो टैक्स पे करने ऑफिस में जाता है उसको बाहर बैठने के लिए चेयर भी नहीं होती। आप ये इज्जत देखिए देते उसको हैं, पैसे पानी देने चाय आ रहा है, दूर की रेवेन्यू। बात है, आशीष उसको साहब, तो ये- इज्जत से बुलाया भी नहीं जाता, बिल्कुल। सीट भी नहीं दी जाती वो उसको। इंस्पेक्टर घबरा, उसको इतना खौफ दिला देता है, वो बेचारा कुर्सी पे बैठने के काबिल ही नहीं रहता। टैक्स पेयर बेचारा जो करोड़ों रुपए टैक्स देता है उसके लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। लेकिन आशीष साहब, मैं दूसरा मेरा इसी सवाल वजह है, से लोग टैक्स में नहीं आ रहे। मेरा सवाल है, नहीं, आएंगे आप जो देखें तामीराती इंशाल्लाह शोबे इस के पे। लिए एमनेस्टी दी गई है, जिस तरह का एहतसाबी निज़ाम चल रहा है मौजूदा हालात में, आप समझते हैं ये एमनेस्टी कामयाब होगी? हालांकि हुकूमत ने उसमें सेक्शन 111 को इस्तशना करार दे दिया, आपके इनकम टैक्स के जो आपका इनकम है ऑफ सोर्स वो नहीं पूछा जाएगा। इसके बावजूद लोग उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, एहतसाबी निज़ाम की वजह से, लैंड की वजह से, हुकूमत की वजह से, क्या वजूहत क्या है? जी यूबी साहब, बात ये है कि जो हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जो ऑर्डिनेंस जारी किया है वो अब एक्ट का हिस्सा बन चुका है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में ये ऑर्डिनेंस जो उन्होंने जारी किया था, जो एक्ट बन गया है, ये बड़ा अच्छा ऑर्डिनेंस है। इस अमेंडमेंट के अंदर एक्टिविटी चल जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है। सर वो ये बात ये है कि कोरोना की वजह से कैसे हो सकता है? आप हर जगह लॉकडाउन हुआ हुआ है, हालात ऐसे हैं कि हम आपस में एक दूसरे को गोल्डन हैंडशेक नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह इसी हालात में लोग बाहर कैसे जाएंगे, कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? इवन आप कंस्ट्रक्शन लेबर के जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी दे दिया। हम पेंट बिजनेस में हैं, बट ये है कि अभी भी उसमें इतना काम नहीं हो रहा जैसे कोरोना से पहले हो रहा था। तो ये रजिस्ट्रेशन लोग तो कोरोना अब तक करवाते जी, हैं। देखिए, तो जी, दिसंबर हो रहा की है, डेट पर रफ्ता इसकी रफ्ता होगा डेट ना की ये। एक्सटेंशन के लिए हमने उनको एक दफा कहा वर्बली कि इसकी डेट जो 31 दिसंबर से पॉइंट ऑफ सेल्स के जिस तरह हमने 31 डेट तो में तोसी की है, जी, जी। इसी में भी 31 दिसंबर से आगे ले 31 मार्च तक करें, क्योंकि कोरोना का पता नहीं अब तक कब ये खत्म होता है। तो इस कंस्ट्रक्शन के साथ 17 इंडस्ट्रियाँ साथ इनके साथ मुंसलिक है। ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रिलीफ आने से आप ये देखें कि कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, इसके साथ जो जितनी जॉब्स निकलेंगी, हमारी पेंट की इंडस्ट्री है, सीमेंट है, सरिया है, ईंटों के भट्टे हैं, इस तरह की कई इंडस्ट्रीज है, स्विच है, इलेक्ट्रिकल है, सेंट्री है, ये सारी इंडस्ट्रियां काम करेंगी। तो मैं समझता हूँ इस मौके पे हुकूमत ने ये रिलीफ दे के, पैकेज दे के बहुत अच्छा किया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वो कामयाब करने के लिए जो नैब का खौफ है उसको किस तरह दूर किया जाएगा? सर नैब का खौफ इसमें नहीं है, ये एफबीआर के ये वो लोग हैं, इन्होंने तो इतना रिलीफ दे दिया है कि कोई बंदा बिल्डर्स अगर बने अपने को रजिस्टर्ड कराए और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, पूछा नहीं जाएगा पैसे कहाँ से आए। पर्पस ये है हुकूमत का कि लोगों के अंदर जॉब्स क्रिएट हो, जो इनका एक दावा था, नारा था, वो जॉब्स क्रिएट हो। ये सौतेली माओ जैसा सलूक अगर वो सेक्टर के उसको ऊपर लाने के लिए हुकूमत उनको 111 से सचना करार दे रही है, तो दूसरे सेक्टर जो टैक्स भी सबसे ज्यादा देते हैं और हुकूमत के बराबर साथ खड़े होते हैं, उनके लिए एमनेस्टी नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, सबसे ज्यादा वैसे कंस्ट्रक्शन वाले लेबर्स जी जी, वो तो यहाँ से आती है। जब कभी आता था, अभी तो नहीं है जी। मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है, तकरीबन सारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। दूसरा जो हुकूमत ने कोविड-19 की वजह से कुछ जो इंडस्ट्रीज थी इंपोर्ट करती थी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, उन पे भी रिलीफ दिया है। अगर वो अपनी मशीनरीज मंगाती हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर अपना इंपोर्ट करती हैं मशीनरीज वगैरह, उस पर एग्जेम्पशन दी है। तो मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत के इकदाम अच्छे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फकदान है। वो मैडम को हमने चीजें कुछ नोट करवाई हैं, वो करनी। जो रिफंड का निजाम है, जिस तरह ये ऑडिट निजाम हुकूमत ला रही है, तो ऑडिट के अलावा रिफंड का आप समझते हैं ये कामयाब होगा? दूसरा जो एफटीओ का इदारा है वो इतना फाल है, जो रिफंड्स के इश्यूज हैं वो हल हो रहे हैं लोगों को? मैं ये कहता हूँ जी, इस गवर्नमेंट में जो उन्होंने कहा था कि हमने 30 जून से पहले लोगों को रिफंड जारी किए हैं, वो वाकई जारी किए हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। 50 अरब से ज्यादा के जो रिफंड जारी हुए हैं, इन हालात में जब कोई फैक्ट्री ओनर अपने मजदूरों को सैलरी नहीं पे कर रहा था, ठीक है, तो गवर्नमेंट जब रिफंड जारी किए, लोगों के चूल्हे चल पड़े, दोबारा उनको सैलरीज मिली ताकि बेरोजगारी ना बढ़े। इस तरह की पॉलिसीज तो अच्छी हैं। अगर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जिनके अंदर ब्यूरोक्रेसी है उनके माइंड में, अगर वो ही काम ना ठीक तरह करें, लोगों को तंग करें और
irrelevant कागजों की डिमांड करें और चक्कर में चक्कर करवाएं और काम ना करें, इसमें बिला हुकूमत वजह का नहीं डिले होता। करके हुकूमत को इसमें नजर रखनी चाहिए, ऐसी काली बेरों पर नजर रखे जो तनहाई भी ले रही हैं, लोगों को तंग भी कर रहे बड़े हैं, सही जिससे बदनामी गवर्नमेंट की होती है, उससे रेवेन्यू कम होता है, लोगों के अंदर इत्मीनान जो है वो बहाल नहीं होता टैक्स पेयर्स का। आपके पाकिस्तान टैक्स बोर्ड ने भी, लाहौर टैक्स बोर्ड ने भी एमनेस्टी के जो पीछे साहब का एमनेस्टी की है, एफटीओ को पास केस लेके गए थे, क्या हुआ उसका? देखिए जी, एफटीओ के आर्डर को जो हमारे मुलाजमीन हैं आरटीओज के, वो कुछ रद्दी का टुकड़ा समझते हैं, वो कहते हैं आर्डर आया हुआ, हमारे बड़े आर्डर पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जो एफटीओ का दायरा है, ये इसको ऐसा दायरा होना चाहिए कि इसका आर्डर हो और उस आर्डर पे बनो अमल दरामद हो। बेसिकली हमारे अदारे की रिट कायम नहीं है। रिट कायम कब नहीं रहती? रिट कायम इसलिए नहीं रहती कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इत्मीनान में नहीं लेते। हुकूमत को चाहिए कि हम हमसे मुशावरत में रखा करें, हम उनको बताएं अमेंडमेंट्स क्या करें, अदारों को जो इंडिपेंडेंट करें। एफटीओ का दायरा हमारा अदारा तो है, लेकिन वो एक सेरेमोनियल सा दायरा है, उसके आर्डर्स को अहमियत नहीं दी जाती। ठीक है। हमारे ये एफटीओ से मुलाकात हुई, हमने कहा, उन्होंने आर्डर्स भी किए इन पे, लेकिन वो अमल दरामद नहीं होता। जी जी, ये बजट जो पेश हो गया है, कोई टैक्स नहीं लगा, आपके समझते हैं ये टैक्स टारगेट अहदा पूरे होंगे? जी देखिए जी, पहले भी इनका टारगेट ज़्यादा था हुकूमत का, उन्होंने अपने टारगेट को कम किया, कम करने के बाद जो उन्होंने मिनिमम टारगेट रखा उसको बहुत मुश्किल से अचीव किया गया। कर लिया उन्होंने, 50 अरब ज्यादा। जी जी, वो बजट कम करने, जी 7 रुपए का टारगेट था, लेकिन 57 अरब उन्होंने। देखिए अब जो कोविड-19 की वजह से जो हालात हैं, इसमें तो कबल अज़ वक्त है हर चीज़ कहना कि ये अपना टारगेट पूरा करेंगे या नहीं, क्योंकि ये जो वबा आई है ये तो ना हुकूमत लेकर आई है, ये पूरी दुनिया का एक ग्लोबल जो है पेंडेमिक है। हालात में हुकूमत को कोई ऐसी शराइत नहीं रखनी चाहिए जिससे इकॉनमी को पहिया रुके। हाँ, पहिया अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अल्लाह का खास करम है पाकिस्तान पे कि हम पे फिर भी जो है रेशोज कम है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये एक जानलेवा वबाई मर्ज़ है, इससे बचना चाहिए हमें, और इससे हमारी जो मुआशत है, इसका जो हम इसने पंजे गाड़े हुए हैं हमारी मुआशत के अंदर। हमारी जो मुआशत है वो पहले ही ऑलरेडी आइसोलेट में थी, तो उस पर मज़ीद ये अल्लाह की तरफ से कि हमें इस पर तो बहैसियत कौम बनने की ज़रूरत है। हमें अब इस वक्त पूरी, चाहे अपोजिशन है चाहे कोई भी, पूरे पाकिस्तान को एक बनना चाहिए, एक बन के हमें इसका मुकाबला करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान मुआशी मसाइल में जकड़ा हुआ है, इन हालात में मुश्किल वक्त में हुकूमत का ये चलाना हमारा, हमें चाहिए हुकूमत का साथ दें, और जो अदारे काम कर रहे हैं, जो हुकूमत का नाम बदनाम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी प्रोफिशेंसी जो है ना एक्यूरेट करें। जी जी ये जी मैडम, आप 1 मिनट है, इदारों में आपकी हुकूमत किस तरह बेहतरी ला सकती है? 2 साल में तो आज तक कुछ नहीं हुआ। ये बड़ी प्यारी बात इसी तरह आटे के ये शोर शराबे, ये मुआशी पॉलिसी, नहीं शोर शराबे, इमरान प्लीज बॉदर्ड अबाउट शोर शराबा। वो काम कर रहे हैं, काम करने निकले हैं और करते चले जाएंगे, वो डरने वाले नहीं है, और जिस टारगेट पे वो है उसको अचीव करेंगे। जैसे आपने कहा अब टैक्स का 57 तक गया, तो हमारा कितना था 35, इतना कोई हमारा था ना। तो अब आप देखिएगा, और देख चुके हैं, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, थैंक यू सो मच। आप पॉजिटिव बात कर रहे थे, वरना हमेशा कहीं भी जाते तो लोग नेगेटिव बात कर रहे थे। अगर पाकिस्तान को चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम को चाहते हैं, ऑपोजिशन हो, कोई भी पार्टी हो, तो ये टैक्स कलेक्शन में हमारा साथ दें, पाकिस्तान की ग्रोथ में हमारा साथ दें, पाकिस्तान के एनिमीज ना बने, यहाँ से आके पैसा ले जाके वहाँ रखना, उसको वापस लाएं, कर्जा उतारें, पूरी दुनिया में वाह हो जाएगी पाकिस्तान की। और अगर नहीं करेंगे तो इमरान तो डटे हुए वो करके छोड़ेंगे। आप बहुत शुक्रिया आशिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। टैक्स देना कौमी फरीज़ा है, टैक्स अदा करना चाहिए, लेकिन टैक्स अदा करने वालों को हुकूमत उनको भी देखे, उनके मसाइल को भी देखे, उनको भी हल करना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक ये इजाज़त दीजिए।